हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। ग्रामीण परिवेश की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें यह तीसरी वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विकास क्रम देखेंगे कि कैसे भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्रम भारत में आया और कितना प्रभावी हुआ भारत में। इसी संदर्भ में आज की यह वीडियो है ताकि आप पंचायती राज व्यवस्था के बेसिक्स को समझ सकें कि आखिर किन महत्वपूर्ण कदमों के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया और गांवों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। आप सभी जानते हैं 1947 से पहले भारत में अंग्रेजों ने भारत का जितना दोहन हो सकता था दोहन किया और भारत को एकदम लड़खड़ाता हुआ छोड़ दिया। लेकिन आने वाली सरकारों ने भारत के गांवों को और शहरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई नियम प्रस्तावित किए और उन नियमों के द्वारा कोशिश किया कि भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था के जो आधार स्तंभ हैं उनको सशक्त मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें और भारत की अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। तो हम इसको दो प्रारूपों में देखेंगे दोस्तों। एक तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्रम और दूसरा भारत की स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज व्यवस्था का विकास क्रम। लेकिन उससे पहले हम पहला प्रारूप देखेंगे कि कहाँ से पंचायती राज व्यवस्था की नींव भारत में पड़ी और कब जाकर यह सशक्त हुई। और अगली वीडियो में हम इसके संवैधानिक दर्जे की बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे उसकी अगली वीडियो में स्थानीय स्वशासन के प्रकारों की। ठीक है, तो आज हम सिर्फ भारत में पंचायती राज व्यवस्था के क्रम की बात करेंगे। तो क्रम की बात की जाए तो सबसे पहले वर्ष 1793 की बात की जाए। वर्ष 1793 में एक घटना घटित हुई। लॉर्ड कॉर्नवालिस को शक्तियों के हस्तांतरण की पूरी शक्ति दे दी गई, यानी कि वह विधान परिषद के किसी भी मुद्दे के निर्णय को अस्वीकार कर सकता था और अपना निर्णय सुना सकता था। और इसी 1793 एक्ट के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए लोगों के ऊपर निगरानी रखने के लिए प्रांतों में कलेक्टर की नियुक्ति की और कलेक्टरों की नियुक्ति से ही भारत में सिविल सेवा का प्रारंभ होता है। और आप सभी जानते हैं भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा गया है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। क्यों कहा गया? क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही प्रांतों की निगरानी के लिए उचित व्यवस्था करते हुए कलेक्टरों की नियुक्ति की। यानी कि अब लोग स्वतंत्र नहीं हैं, शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया है और सभी की शक्तियों के ऊपर नज़र रखने के लिए एक कलेक्टर हो गया है जिले में। तो प्रांतों में एक कलेक्टर की नियुक्ति का प्रावधान 1793 में हुआ। प्रांतों में निगरानी के लिए निगरानी हेतु कलेक्टर पद का सृजन, कलेक्टर पद का सृजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। अब कलेक्टर जो है वह राजस्व कार्यों की भी निगरानी करेगा और साथ ही साथ उसके प्रशासनिक कार्यों की भी निगरानी करेगा। यानी कि समाज में कैसे काम ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, लोगों के ऊपर कैसा व्यवसाय करने के लिए प्रतिबंध लगा रही है, इन सभी की निगरानी कौन करता? कलेक्टर करता। तो कलेक्टर के पद के सृजन जब हो गए तो उसके बाद समाज में एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखने के लिए मिला। और इसके साथ ही साथ वर्ष 1882 में लॉर्ड रिपन ने प्रांतों को हस्तांतरित विषय के अंतर्गत कर दिया। यानी कि द्वैध शासन की प्रथम स्थापना जो हुई वह वर्ष 1882 में हुई। द्वैध शासन की स्थापना और इनको बांट दिया गया दो विषयों में। एक को बोला गया हस्तांतरित विषय और दूसरे को बोला गया आरक्षित विषय। लॉर्ड रिपन का सबसे अधिक बल स्थानीय स्वशासन को लेकर था। यानी कि लॉर्ड रिपन यह चाहते थे कि जो गांव का प्रशासन है, जो छोटे छोटे गांव हैं, उनका प्रशासन उनके गांव का ही कोई सदस्य करे, उनके ही गांव का कोई प्रमुख व्यक्ति करे। तो स्थानीय स्वशासन की नींव डालने में द्वैध शासन की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यहीं से इनको हस्तांतरित विषय के अंतर्गत दर्ज कर लिया जाता है। यानी कि स्थानीय स्वशासन का जन्म कब हुआ? तो वर्ष 1882 में हुआ। स्थानीय स्वशासन की नींव कब पड़ी? वर्ष 1882 में पड़ी। और स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया दोस्तों? तो लॉर्ड रिपन को कहा गया।
यहीं से आपका प्रश्न बन जाएगा कि स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। यह प्रश्न बहुत ही बार एग्जामों में पूछा गया है और यहाँ तक कि जब पिछली बार लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 में आयोजित की गई तो उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था कि स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहते हैं। याद रखिएगा, वर्ष 1882 में द्वैध शासन की स्थापना के साथ ही भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव पड़ी और स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा गया, लॉर्ड रिपन को। इससे पहले लॉर्ड रिपन ने भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण कार्य किया था। वर्ष 1881 में दशकीय जनसंख्या जनगणना पर बल दिया था और वर्ष 1881 में ही यह प्रावधान बनवा दिया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा कि प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना किया जाएगा। और आप सभी जानते हैं जनगणना वर्तमान समय में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत आता है, जो कि केंद्र सरकार का विषय है। तो स्थानीय स्वशासन की नींव पड़ी 1882 में द्वैध शासन की स्थापना के साथ, लेकिन ये प्रभावी नहीं था। ये जो हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय थे ये अप्रभावी विषय थे 1882 में। इसको प्रभावी कब किया गया? वर्ष 1919 में जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार आया। तो वर्ष 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा प्रांतों में भी द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया और जब प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो गया उसी के साथ भारत में स्थानीय स्वशासन दो हिस्सों में बट गया, शहर का स्थानीय स्वशासन और नगर का स्थानीय स्वशासन। तो जब 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली तो इन दो प्रारूपों पे ही भारत को काम करना था। एक तो स्थानीय स्वशासन में आपको ग्रामीण स्वशासन देखना था और दूसरा नगरीय स्वशासन देखना था। तो इसी के लिए सबसे पहले वर्ष 1947 में जब आम चुनाव हुए तो 1952 में जब चुनाव के परिणाम आए तो उसके बाद वर्ष 1952 में ही गाँवों के विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए गए और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के साथ साथ राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों पर भी बल दिया गया वर्ष 1953 में। लेकिन क्योंकि भारत इतने बड़े दोहन के बाद किसी तरह उभर कर स्वतंत्र हुआ था तो इसके पास इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था नहीं थी कि ये दोनों योजनाएं सफल साबित हो सकें। दोनों योजनाएं असफल हो गईं, धराशायी हो गईं। तो इन दोनों योजनाओं की असफलता की जांच के लिए कि आखिर किस परिप्रेक्ष्य में दोनों योजनाएं असफल हुईं, उन्हीं दोनों योजनाओं की जांच के लिए वर्ष 1957 में एक समिति का गठन किया गया जिसे आप कहते हैं बलवंत राय मेहता समिति। वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और बलवंत राय मेहता समिति की ही अनुशंसा पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अनुमोदन किया गया। सर्वप्रथम वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता की समिति के गठन के बाद जो प्रावधान वर्ष 1958 में लाए गए, इनकी अनुशंसा पर बलवंत राय मेहता समिति ही अध्यक्ष थे और इन्हीं की अनुशंसा पर सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना भारत में की गई और प्रायोगिक तौर पर इन्होंने अपना जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया वर्ष 1958 में प्रस्तुत किया और वर्ष 1958 में ही प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रयोग किया गया आंध्र प्रदेश में। और यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा बेटा कि वर्ष 1958 में प्रायोगिक तौर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम प्रारंभ कहां पर हुआ? मैं नोट कर दे रहा हूं, लिख लीजिए इसको। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम प्रयोग तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश में। वर्ष 1958 में बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर सबसे पहले वर्ष 1958 में प्रायोगिक तौर पर आंध्र प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रयोग किया गया। इसके बाद ही जब यह आंध्र प्रदेश में सफल साबित हो गया तो वर्ष 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दिया गया। लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने में वर्ष 1993 तक का इंतजार करना पड़ा और जब यह वर्ष 1993 में
अनुमोदन प्राप्त हो गया राष्ट्रपति का। जिस समय राष्ट्रपति तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी थे, उनकी अनुमति प्राप्त होने के बाद ही 24 अप्रैल 1993 से भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। लेकिन राज्यों ने अलग अलग समय पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को भारत में संवैधानिक दर्जा 24 अप्रैल 1993 को प्राप्त हुआ था, तभी से भारत में पंचायती दिवस या पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाने लगा। और प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को हम पंचायत राज दिवस मनाते हैं, वर्तमान समय में भी मनाते हैं। आज आपका कितना तारीख है? तो 22 तारीख है। 23, 24 तारीख को भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। तो वर्ष 1958 में प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रयोग वर्ष 1958 में आंध्र प्रदेश में किया गया। इसका सबसे पहला प्रायोगिक जब हट जाएगा, यानी कि सबसे पहला प्रयोग कहाँ पर किया गया, तो सबसे पहला प्रयोग जो हुआ वह हुआ राजस्थान के नागौर में। और राजस्थान के नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। ध्यान रखिएगा, जब प्रायोगिक तौर पर प्रथम प्रयोग पूछेगा तो आपका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि यहाँ वर्ष 1958 में ही लागू किया गया। लेकिन जब पूछेगा पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन का प्रथम प्रयोग भारत में कब किया गया, तो उत्तर होगा 2 अक्टूबर 1959। कब, कहाँ पर किया गया? नागौर जिला, राजस्थान। क्लियर है। इसके बाद देखिए, पहले 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रमाण किया गया, अनुमोदन दिया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की बात की गई, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत की बात की गई, और उसके बाद जिला स्तर पर जिला समिति की बात की गई, जिला पंचायत समिति। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में यही 3 प्रणाली थी। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख का प्रतिनिधित्व यानी कि ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति, और उसके बाद तीसरा जो स्तर था वह जिला पंचायत समिति के रूप में किया गया, जिला स्तर पे। 1957 के बाद दोस्तों वर्ष 1900, इसके बाद 20 सालों में वर्ष 1977 में अगली समिति गठित की गई कि पंचायती राज व्यवस्था को और प्रभावी किस तरीके से बना सकते हैं। तो वर्ष 1977 में एक और समिति बनाई गई, जिसे आप जानते हैं अशोक मेहता समिति के रूप में। तो वर्ष 1977 में कौन सी समिति बनी? अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति की जो रिपोर्ट आई वह वर्ष 1978 में आई, और इन्होंने बताया कि अगर आप राज्य से बोझ हटाना चाहते हैं और गांव का अधिक से अधिक विकास करना चाहते हैं तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होनी चाहिए। इनका सुझाव था कि भारत में कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था हो? 2 स्तरीय। आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भारत में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसके द्वारा दिया गया, तो आपका उत्तर होगा अशोक मेहता समिति के द्वारा। अशोक मेहता समिति कब लाई गई? वर्ष 1977 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? वर्ष 1978 में। और इसी रिपोर्ट में उसने सुझाव दिया कि भारत में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। एक तो आपका ब्लॉक स्तर पर होना चाहिए और दूसरा जिला स्तर पर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आय कम खर्च होगा, पैसे कम खर्च होंगे और अधिक से अधिक विकास हो सकेगा। लेकिन यह सफल नहीं हो पाया, और वर्ष 85 में एक और समिति लाई गई जिसे कहा गया GVK राव समिति। GVK राव समिति ने अपनी रिपोर्ट 1985 में प्रस्तुत की, और इन्होंने बताया कि भारत में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। कितनी व्यवस्था बेटा? 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। आपसे यही प्रश्न पूछ लेगा कि भारत में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया, तो GVK राव समिति के द्वारा किया गया। और इन 4 स्तरों में ग्राम स्तर के लिए ग्राम सभा, फिर ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत, और राज्य स्तर पर राज्य पंचायत या राज्य परिषद की, राजस्व परिषद या राज्य परिषद की बात की गई। सबसे पहले किस समिति के द्वारा? GVK राव समिति के द्वारा, जो लाया गया वर्ष 1985 में। और इसी के एक वर्ष बाद वर्ष 1986 में
एक और समिति गठित की गई पंचायती राज व्यवस्था के लिए, जिसको आप कहते हैं LM सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। और लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने, LM सिंघवी समिति ने अपनी रिपोर्ट 1986 में प्रस्तुत की और यह बताया कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ही बेहतर और कारगर व्यवस्था है। बस इसको एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना चाहिए ताकि संविधान को पंचायती राज व्यवस्था का संरक्षण प्राप्त हो और भारत में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का और शहरी क्षेत्रों का उचित व्यवस्था से या उचित तरीके से विकास हो सके। तो इतनी समितियों का प्रयोग हुआ आपके पंचायती राज व्यवस्था में। इसके अगली वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे कि आखिर पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन का कितना योगदान है, स्थानीय स्वशासन के कितने प्रकार होते हैं, और उसके बाद हम राजस्व विभाग पढ़ेंगे। राजस्व विभाग के 5 प्रारूपों को पढ़ेंगे और उनकी संरचना को पढ़ेंगे कि राजस्व विभाग की संरचना क्या है। मैंने 30 दिन का टारगेट लिया है, यानी कि 30 क्लास में आपका पूरा लेखपाल से संबंधित ग्रामीण विकास का परिप्रेक्ष्य कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप इस बात को कि मैंने वादा किया है 25 में 25 का, तो ग्रामीण विकास के परिप्रेक्ष्य में आपको 25 में से 25 प्रश्न दिलाऊंगा अगर आप ईमानदारी से नोट्स बना रहे हैं। तो नहीं बनाएंगे तो जिम्मेदार आप होंगे। बशर्ते ये मैंने सिर्फ प्रारूप रखा है आपको पंचायती राज व्यवस्था का, अभी इसके बारे में विस्तृत टिप्पणी बाकी है। अगली वीडियो में जब हम स्थानीय स्वशासन के 2 प्रकार पढ़ेंगे तो भाग 9 में वर्णित अनुच्छेद 243 से लेकर 243 कुल 16 अनुच्छेदों को कवर करेंगे। साथ ही साथ भाग 9 के का में शहरी स्थानीय प्रशासन के माध्यम से 18 अनुच्छेदों को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखिए और साथ ही साथ जितने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सकते हैं जोड़िए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद।